नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन नॉलेज कैंपस में आप सबों का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति से संबंधित हमने वहां पर कंप्लीट डिस्कशन किया था और एक छोटे वीडियो के अंदर सभी चीज़ों को समाहित किया था। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम और सरलीकरण से संबंधित पिछले 20 सालों में रेलवे के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबों क्वेश्चंस को एक साथ लेकर आ रहे हैं। तो इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का नहीं देखा तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम सभी टॉपिक्स का इसी तरह से डिस्कशन करेंगे कि पहले उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चंस का एक साथ में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि वर्गमूल निकालना है कितने का, 0.081, 0.484, 0.0064 और 6.25। देखिए, वैसे तो वर्गमूल से संबंधित भी हमने चैनल के ऊपर वीडियो डाल रखा है जिसको आप देख सकते हैं, और उसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स से समझाया गया है कि वर्गमूल किस तरीके से निकाला जा सकता है। पॉइंट यानी दशमलव के भी वहाँ पे बताया हुआ है, यानी सभी वर्गमूल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस वहाँ पे लिए गए हैं और पूरी अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि भैया इसके पॉइंटों को हटाएंगे, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो सबसे पहला हमारा ध्यान जाएगा कि देखो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वहाँ पर कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है। इसका मतलब ऊपर 6 अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है। अब मैं नीचे देखता हूँ और नीचे अगर संख्या बराबर क्वांटिटी आती है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर नीचे फिर किसी संख्या से गुणा करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आया, 2 अंकों के बाद यहाँ पे आया कितना, 4 अंकों के बाद, यानी यहाँ पर भी नीचे भी कितने अंकों के बाद पॉइंट आ रहा है, 6 अंकों के बाद पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे की संख्याओं के पॉइंट यानी दशमलव हट जाएंगे, क्योंकि भाई ऊपर भी 6 अंकों के बाद है और नीचे भी 6 अंकों के बाद है, अगर टोटल हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि ऊपर वाली संख्या का भी पॉइंट हट चुका है और नीचे वाली का। तो ऊपर अगर मैं दशमलव को हटाता हूँ तो ये कितना बच गया, 81, ये कितना बच गया 484, ये कितना बच गया 64 और ये कितना बच गया 625। देखो 81 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो कितना आएगा 9, 484 का निकालता हूँ तो कितना आएगा 22। देखो ये पूरा वीडियो मैं समझा चुका हूँ कि वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। बटे 64 का कितना आया 8 और 625 का कितना है 25। जितना कट सके आप काट सकते हो। 2 से काटा 11, कितनी बार 4 बार। देखो 11 9 कितना हुआ 99, बटे कितना आएगा 25 चौक 100। तो देखो नीचे 200 लिखा हुआ है तो कितने के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 100 को हटाया तो ये कितने यानी पॉइंट 0.99। तो आंसर कौन सा हो गया, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.25 इंटू 0.25 इंटू माइनस 0.24 इंटू 0। देखो भैया ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे ही मैंने इसको लिखा तो देखो क्या लिख सकता है 0.25, यानी ए की वैल्यू 0.25 हो गया, बी की वैल्यू 0.24 हो गया। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25 और 0.24 को जोड़ोगे ऐड करोगे तो कितना आ गया 0.49, यानी ए प्लस बी इंटू जब ए माइनस बी करोगे देखो 0.25 में से 0.24 घटाओगे तो कितना बचेगा 0.01। देखो 0.25 माइनस करोगे कितना 0.24। देखो 5 में से 4 गया 1 बचा, 2 में से 2 गया 0 पॉइंट, तो कितना आ गया 0.01। तो 0.01 तो वैल्यू कितनी हो गई 0.01, बटे में कितना लिखा हुआ है 0.49। देखो 49 से 49 कटा तो केवल कितना वैल्यू रह गई 0.01। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.01, यानी ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या। तो हम जानते हैं कि 6 की जो डिविजिबिलिटी रूल यानी जो 6 का भाज्यता नियम क्या कहता है भैया, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए ना वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो देखो यहाँ पे 149 और 151 इन दोनों को हटा सकते हैं डायरेक्टली। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि दोनों विषम संख्या हैं और 2 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद देखो 3 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, देखो अगर 166 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड करूँगा तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब कौन बच गया? 150 है, 152 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा, और जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99548 की सबसे निकटतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 687 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो देखो 687 से जो संख्या पूर्णतया विभाजित होगी वो संख्या देखनी है, और वो 99458 के निकटतम होनी चाहिए, यानी या तो इससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए या इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन सबसे निकटतम होनी चाहिए। देखो तो सबसे पहले इस संख्या को हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, कितना? 99548 डिवाइड किससे करना है? 687 से। देखो भाई 687 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इसका भाग कितनी बार गया? एक बार गया। जैसे मैंने एक बार इसमें भाग दिया 687 में, तो शेष कितना रह गया? देखो भाई 700 कितना, 995 में से 687 घटाएंगे तो देखो कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो देखो कितना आ गया, 15 में से 7 गया तो कितना बचा? 8, और 8 में 60 गया तो कितना बचा? 0, और ये 9 में से 6 गया तो कितना? 3। देखो आगे कितना उतारा मैंने? 4। अब 3084 के अंदर फिर से कितने का भाग दिया? 687 का। तो 687 का जब मैं इसमें भाग देता हूँ, कितने का? 687 का जब मैं इसमें भाग देता हूँ तो देखो अगर मैं 5 बार भाग देता हूँ ना तो 6 पंजे 30 और 87, यानी ये 3000 से ज़्यादा चला जाएगा। इसका मतलब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, और 4 बार यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया भैया? 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 8 चौक 32, यानी 34, 3 और 6 चौक 24 और 3 27, यानी 2748 आ रहा है। 2748 को 3084 में से माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 3084 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी? यानी 52, 48, 2800, 252, 252 में 84 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 252 में 84 ऐड करो तो कितना आएगा? 633, यानी 336, और 336 अंत में संख्या कितनी बची हुई है? 6। तो देखो 336 यानी 3368 में भाग किसका देना है? अब फिर से 687 का। अब 687 का भाग दोगे तो कितनी बार देना पड़ेगा इस बार? देखो 4 बार दिया है तो कितना आ रहा है? 2748, और मैं 5 बार अगर भाग देता हूँ, देखो 687 गुणा 5 करता हूँ तो कितना आ गया? 7 पंजे 35, 40, यानी 3435, 3435। देखो भाई 3435 यानी बड़ी संख्या आ गई थोड़ी सी, किससे? 3368 से। इसका मतलब ये संख्या अगर होगी, ये संख्या अगर होती तो 687 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती, लेकिन है कितनी? 3368। तो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? देखो 68 यानी 32 और 35 कितना हो गया भाई? 67, यानी 67 एक्स्ट्रा होना चाहिए किससे? 99,548 से। तो 99,548 में कितना ऐड कर दो? 67 ऐड करोगे तो कितना हो गया? देखो 8 7 15, 8 7 15, 6 और 4 कितना? 10 और 11 और 1 6, यानी 99,615, ऑप्शन बी। देख लिया, क्योंकि जो भी बड़ी संख्या है उसको एक बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और डिवाइड करके जैसे हम देखेंगे तो लास्ट में ही देखना है कि कितना बच रहा है। तो ये जो संख्या बची हुई थी उससे कितनी एक्स्ट्रा चली गई? 67 एक्स्ट्रा चली गई, यानी उससे 67 ज़्यादा अगर ये होती तो पूरी तरह से विभाजित हो जाती। तो इसका मतलब जो संख्या हमको लेनी होगी वो 99,548 से 67 बड़ी होनी चाहिए, तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्वेश्चनवाचक के स्थान पर क्या होगा।
देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, और यहाँ पर ये 5 की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ 25, और ये क्वेश्चनवाचक यहाँ पे एट द रेट की जगह पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चनवाचक। देखो तो 25 है, वर्गमूल निकाला 5 आया, नीचे कितना है 6 है, मल्टीप्लाई के अंदर देखो 36 का निकाला हुआ और कितना आएगा 6 आएगा, नीचे कितना है 25 है, और यहाँ पर कितना है 5 है, और यहाँ पे क्या है परसेंटेज। तो 6 से 6 कटा, 5 से 5 कटा, 5 से 25 को कटा तो कितनी बार कटा 5 बार कटा, फिर इस 5 से ये 5 भी कट गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चनवाचक का चिन्ह है, क्वेश्चनवाचक के चिन्ह की जगह पर मैं क्या लिखूँ, क्वेश्चनवाचक के चिन्ह की जगह पे क्या लिखूँ कि आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखो 5 से ये 6 से 6 कट चुका है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, सॉरी यहाँ पे 25 है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 25 है, तो यहाँ पे कितना बच गया 5 बच गया। तो यहाँ 5 से इस 25 को काट दिया, 5 बार कटा, इस 5 से ये 5 भी कट गया। तो क्वेश्चनवाचक के चिन्ह पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर 1 रहेगा तभी तो वैल्यू 1 आएगी। तो ऑप्शन क्या हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए तो 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमको, और छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या हो गया कि ऐसी संख्या जिसमें से 5 घटा दिया जाए, जो कि 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या देखने के लिए हमें यही करना होगा सबसे पहले कि भाई जो संख्या इन सबसे विभाजित हो रही है वो इनके एलसीएम से भी विभाजित होगी, और एलसीएम से विभाजित होगी। इसका मतलब देखो इन संख्याओं का एलसीएम लेने का एक तरीका ये है कि ये देखो इनको फैक्टराइजेशन में तोड़ दो आप। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको तोड़ूंगा तो देखो इसको 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 2 यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 18 आ गया तो फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, और फिर 3 से, यानी 2 4 या 12 या 36। ठीक है, उसके बाद में एक संख्या कौन सी है 48 है। तो 48 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो देखो भाई एक इसका फैक्टर कितना है 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, और फिर 1 कितना आ गया 3। इसी तरह से 21 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो किस किस में तोड़ सकता हूँ 3 और 7 में, और 28 को अगर मुझे तोड़ना होगा तो किस रूप में तोड़ सकता हूँ 2 2 और 7। देखो ये कितना आ चुका है यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। देखो 2 तो आ ही चुका है लेकिन 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसका मतलब 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। भाई देखो ये 2 मैंने ले लिए, ये 3 3 दोनों बार ले लिए, लेकिन यहाँ पे 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा, इसलिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36, 36 दूनी 72 दूनी 144। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है 3 है, यहाँ पर देख 2 2 तो आ चुका है, 7 है 3 है, यानी अब इसको कितनी बार और लिखा जा सकता है 144 गुणा 3, 144 गुणा 3 गुणा 7, इतना और लिखना पड़ेगा। तो 144 को 3 से गुणा करेंगे, फिर इसको 7 से गुणा करेंगे, तो देखो 144 को 21 से गुणा करना पड़ेगा। 144 को जब मैं 21 से गुणा करूँगा तो कितना आ गया 21 चौक, सॉरी 144, हाँ 144 को 21 से जब मैंने गुणा किया तो 144 को जब आप 21 से गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई भाई 144 गुणा 21, तो कितना आ गया 144 21, हाँ 8 8 और 2 4 2 9 2। एक बार इसकी कैलकुलेशन को फिर से देखते हैं। देखो 36 है तो 36, 48, 21 और 28। देखो भाई 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2
की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद 48 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 यानी 16 गुणा 3। उसके बाद 21 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 7। और उसके बाद में 28 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुणा 7। तो देखो मैक्सिमम पावर को लेना है तो यहाँ पे 2 की पावर 4 मैंने ले ली, इंटू 3 की पावर 2 मैंने यहाँ पर ले ली, ठीक है। और यहाँ पे कितना ले लिया, 7। यहाँ पे कितना ले लिया, 7। तो देखो ये कितना हो गया, 16 नाम 144। 144 को 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 144 गुणा 7 आप करोगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 और 7 एकम 7 और 3 10, यानी 1008। तो 1008 ऐसी संख्या होगी, 1008 ऐसी संख्या होगी जो 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतया विभाजित हो। और 1008 तो ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में आंसर गलत हो सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 5 घटा दिया जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 5 घटाने पर 1008 प्राप्त होगा, तो वो संख्या 1013 होगी। 1013 में से 5 घटाओगे तो 1008 प्राप्त होगी। और 1008 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतया विभाजित हो रहेगी, इसलिए आंसर कितना होगा, 1013। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर ही छिपा है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, क्योंकि अगर इसमें ये 5 घटा दिया जाए नहीं होता तो इसका आंसर क्या होता है, 1008। और तुरंत टिक करने के लिए एग्जामिनर ने देखो क्या ऑप्शन में डाल रखा है, 1008। तो इस तरह की कई बार सिली मिस्टेक्स होती है एग्जाम्स के अंदर, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1056 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो भाई 23 से पूरी तरह से विभाजित कब होगी कोई संख्या, 23 से पूरी तरह से विभाजित कब होगी, 1056 में जोड़ने पर। तो 1056 के अंदर 1056 को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 1056 को 23 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो 23 चौक कितने होते हैं भाई, 92। कितना बच गया, 8 और 5 13, तो कितना हो गया 136। और 23 है कितना होता है, 138 होता है। 138 होता है, इसका मतलब कितने की कमी आ रही है, 2 की कमी आ रही है, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। देखो इसको फिर से बता रहा हूँ कि 1056 है, इसको 23 से डिवाइड किया मैंने, 23 से डिवाइड किया तो 23 का भाग 4 बार दिया, 4 बार दिया तो कितना आ गया, 92 आ गया। तो 105 में से 92 गया तो कितना बचा, 13 बचा। 13 आगे कितना है, 6 लिख दिया मैंने, तो कितना हो गया 136। अब 136 को 23 से डिवाइड करता हूँ तो देखो 23 पंजे 115 और 23 छः के कितने होते हैं, 138 होते हैं। यानी 136 डिवाइड नहीं होगा, 138 डिवाइड होगा। तो 136 में 2 ऐड करता हूँ तो 138 मिल जाएगा और ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब इस 1056 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, 2, यानी 1058 ऐसी संख्या हो जाएगी जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी 1056 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक के 12 संख्याएं। देखो भाई महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भी विभाजित कर दे। और अगर मैं LCM की बात करूं तो क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2160 और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 12 है। तो यहाँ पे जब ऑप्शन के अनुसार मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को तो यही दिखेगा कि भाई जो 72 है ये 12 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 30 नहीं हो रहा 12 से डिवाइड। फिर यहाँ पर 30 है, ये ना तो 12 से डिवाइड हो रहा है, 60 तो हो रहा है, 96 12 से हो रहा है लेकिन 25, यानी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसका HCF 12 हो। यानी दोनों संख्याएं 12 से डिवाइड होनी चाहिए,
पहली संख्या में 72 हो रहा है केवल, दूसरी संख्या में 60 हो रहा है केवल, तीसरी संख्या में 96 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, यानी इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखो ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और ये 72 यानी ये 30 की जगह पे इनको अगर मैं आधा कर दूँ, यानी 72 को मैं कर दूँ 36 से और 30 को मैं कर दूँ कितना? 60। तो देखो अब आपस में इनको गुणा करोगे तो देखो 36 6 कितना होता है? 216, यानी 2160 भी मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखो 36 है, ये 12 से भी डिवाइड हो रहा है 3 बार, और 60 है 12 से डिवाइड हो रहा है 5 बार। इसका मतलब 36 और 60 एक ऐसा पेयर बन जाएगा जो इनको गुणा करने पे 2160 भी आएगा और जिनका HCF 12 भी है, लेकिन इनमें कोई नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80.40 डिवाइड हो रहा है कितने से? 20 से, माइनस माइनस का 4.2। देखो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो देखो कितना मिल जाएगा? 80.40 डिवाइड किससे हो रहा है? 20 से। देखो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, और प्लस का कितना हो गया? 4.2। देखो ये सबसे पहले, अब प्लस और डिवाइड में हमको डिवाइड सोल्व करना पड़ेगा। जब मैं 20 का भाग इसमें दूंगा तो देखो कितनी बार गया? 4 बार। पॉइंट लगाया, 4 उतारा, नहीं गया तो 0 उतारना पड़ेगा, और 40 आगे 0 फिर रहे तो कितना हो गया? 40, और 20 दूनी 40 यानी 4.02, और 4.02 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 4.2, तो कितना हो गया? 2 यानी 4.22। 4 कितना हो गया? 8, तो 8.22 यानी ऑप्शन डी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6:1/4 इंटू 0.25 प्लस का 0.75 माइनस का 0.3125। देखो भाई इसके अंदर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी जहाँ तक है मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये देखो ये कितना 5 की पावर 4 है, ये 0.75 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया? 25/4 हो गया। तो इस तरह से ऐसी कोई कैलकुलेशन यहाँ पे हो नहीं रही है, यानी ए स्क्वायर की मैं अगर इसको ए स्क्वायर के रूप में तोड़ूँ भी तो भी इसको क्या लिखा जा सकता है? 25/2 का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे क्या हो सकता है? 2AB। तो यहाँ पे 5 की पावर 4 है तो 5 का स्क्वायर, तो वैल्यू जिसमें सेटिस्फाइड हो नहीं रही है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट पॉइंट हटा के ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार देखते हैं 25 बटा कितना हुआ? 4 इंटू 25 बटा मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको 100 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट हटा दिया। प्लस का 0.75 है ना, तो 0.75 को मैं लिख सकता हूँ 75/100, और यहाँ पर जो ये माइनस की वैल्यू है 3125 अपॉन कितना आ गया? 10,000 वैल्यू हो चुकी है इसकी। तो ये कितना लिखा जा सकता है यहाँ पे? देखो अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो कितना वैल्यू को लिखा जा सकता है? मैंने जो वैल्यू ली है यहाँ पर 10,000 एलसीएम लिया, तो ये कितना हो गया? 2500। ये वैल्यू कितनी हो चुकी है? 25 25 625 और ये कितना हो गया? 400। तो 400 से इसको काटा तो कितनी बार कटा? 25। तो 625 को 15 से 625 को कितने से 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 15,625 आएगा, क्योंकि 25 की पावर क्यूब कितनी होती है? 15,625। ठीक है ना भाई। देखो ये कितना हो गया? 100 गुणा 4 यानी 400। 400 काट दिया तो देखो 2 0 से 2 0, और 100 4 से कटा कितना? 25। ऊपर कितना है? 25 का स्क्वायर, तो 1 25 और 25 क्यूब 15,625 प्लस 100 काटा 100 आ गया, 100 स्क्वायर कितना आएगा? 7,500 माइनस का कितना आएगा? 3125। देखो 15,625 और इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा? 15 और 7 22,
यानी 23,125 कितना हुआ, 23,125। तो 23,125 माइनस का कितना, 3,125। तो जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पर, 18, यानी 125 125 3,000 और तो कितनी वैल्यू बच गई, 20,000 बचेगी। 20,000 डिवाइड बाई कितना, 10,000, तो वैल्यू कितनी आई, 2। तो आंसर क्या हो गया, डी। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हल्की सी कैलकुलेशन ज़रूर है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको बिल्कुल कर सकते हैं और कैलकुलेशन हमारी बढ़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थोड़ा कैलकुलेशन मुझे सोल्व करके बताना पड़ रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर इसको थोड़ा बिना समझाई करना हो तो इसमें इतना टाइम नहीं कंज्यूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि 18 इंटू 14 इंटू एक्स इज इक्व टू 84। तो एक्स की वैल्यू पूछा है। देखो भैया, अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है और अंडर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, 18। अब अगर मैं 18 की बात यहाँ पर करूँ तो आगे क्या दिया हुआ है, 14 और इंटू कितना है, एक्स है, और ये कितने के बराबर है, 84 के बराबर है। अब अगर ये 84 के बराबर है तो देखो ये क्या है, एक्स है, तो 84 के बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी हो चुकी है, 18। अब अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, यानी मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि 84 इंटू 84 अगर कर दूंगा तो अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू बचेगी वो 84 ही आएगी। तो इसको मैं 2 84 बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 14 दिया हुआ है और 14 इंटू 6 तो कितना होता है, 84 होता है। तो मैंने क्या किया कि इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 3 गुणा 6, 18 को गुणा 14, देखो 14 6 कितना हो गया, 84। अब इस 3 को किसी ऐसी संख्या से गुणा करो कि 84 आ जाए। ऑप्शन को देखते हुए तो क्या है, 28 है। देखो 28 3 84 और 14 6 84। इसका मतलब अंडर रूट के बाहर जाने के बाद में ये 2 84 हैं तो केवल 1 84 बचेगा। तो आंसर क्या आ गया, ए, यानी 28। देखो भाई समझ में आया ना, 28 3 84 और 14 6 84। तो दोनों वैल्यूज़ को जब हमने इसको इस तरीके से सोल्व किया तो बाहर जाके अंडर रूट के बाहर जाके केवल कितना बचेगा, 184 184। तो बाहर 84 ही आना था, तो कितना ऑप्शन रखना पड़ेगा इसके लिए हमको, 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। आगे दिया हुआ कि 6 8 10 x 7 का समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। भाई समांतर माध्य 8 दिया हुआ है। समांतर माध्य का मतलब क्या है, टोटल सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो ये कितना, देखो 6 8 कितना हुआ, 14 कितना, 24 प्लस 7 कितना, 31 प्लस एक्स बटे, देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, और आना कितना चाहिए, समांतर माध्य 8 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 31 प्लस एक्स बराबर 40। तो देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, x बराबर क्या हो गया, 40 माइनस का 31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो आंसर क्या हो गया, 9 हो गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अंडर रूट के अंदर कितना दिया हुआ है, 18225 इज इक्वल टू 135, यानी 18,225 की जो वैल्यू है वो कितनी रिप्रेजेंट की गई है, 135 रिप्रेजेंट की गई है। अब इन सभी का एडिशन हमको करना है और हमने वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं, काफ़ी पहले ही हमने सीख लिया था कि वर्गमूल किस तरीके से निकाला जा सकता है। आप एक बार उसको देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो डला हुआ है चैनल के ऊपर। तो देखो 18,225 है, इसका अंडर रूट निकाल रहा हूँ, कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। देखो यहाँ पर ये कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 अंकों के बाद, यहाँ पर कितने के बाद, 2 2 4 अंकों के बाद, यहाँ पर कितने के बाद, 2 2 4 2 6, यानी 3 जोड़े बनेंगे। इस तरह से हमने सीखा था कि पॉइंट के बाद में 2 2 अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पर कितने बने, 2 2 4 2 6 2 8, यानी यहाँ पे कितने, 4 जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, 4 जोड़े बनेंगे। तो
अगर यहाँ पर 4 जोड़े बनेंगे और जितने जोड़े होंगे उतने ही अंकों के बाद पॉइंट जाएगा। तो देखो 135 पहले के अनुसार एक जोड़ा यानी 1 पॉइंट के बाद, दूसरे के अंदर 2 पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.35 2 अंकों के बाद जाएगा। तीसरे में 3 अंकों के बाद जाएगा यानी 0.135 और चौथे में 4 के बाद जाएगा यानी 0.0135 और इन सब को जोड़ दो आप। इन सब को जब आप जोड़ोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये तो 5 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 3 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1 और 3 4, 4 और 5 9, 1 3 और 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 8 और 1 9, पॉइंट लग गया यानी 4.9985 4 और यहाँ पर कितना है 1, ये 3 और 1 कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 1 यानी 14.9985 14.9985 ऑप्शन कौन सा होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखो सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से सोल्व होते जा रहे हैं और लेकिन क्या है कि एक बार इनके बारे में हमको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सोल्व भी कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन सरलीकरण के हैं, ठीक है। तो सरलीकरण से संबंधित भी मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं और नंबर सिस्टम से संबंधित भी। इसी तरह से ये इसके बाद में इसका एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इस तरह से जब भी आगे पढ़ना होगा तो हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट होगी और उसके बाद पिछले 20 ईयर्स की क्वेश्चंस का डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म होता है। भाई परिमेय संख्याओं का युग्म होता है यानी सबसे पहले ही करा है कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती क्या है एक्चुअल में, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो देखो यही पूछ रहा है ये कि 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म होता है। देखो 1/5 है, 1/5 यानी 0.2, भाई इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, पॉइंट आ गया 5 2 10 और ये कितना हो गया 0.4 यानी 0.2 और 0.4 के बीच की संख्या होनी चाहिए। अगर इनके बीच की संख्या है तो बात वही हमारा आंसर होगा। तो देखो ये कितना हो गया 0.262 0.275 मैच कर रहा है। देखते हैं आगे। और 0.36 ये तो भाई बड़ा हो चुका है, 0.2 से बड़ा हो चुका है 0.362, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी बड़ा हो चुका है कि 0.451 ये भी बड़ा हो चुका है और ये छोटा हो चुका है 1.121 इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया 0.262 यानी 0.2 से तो बड़ा है 0.262 और 0.275 0.4 से छोटा भी है। इसका मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि x की वैल्यू कितनी है √6 प्लस √6 प्लस देखिए इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये सर्च एंड एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं कि भाई जो भी इस तरह की कोई क्वेश्चन दिया होगा ना तो इसको हमको इस तरीके से 2 फैक्टर के अंदर तोड़ना है, 2 लगातार संख्याओं के अंदर तोड़ना है। किसमें 2 लगातार संख्याओं, जैसे 6 का मैंने फैक्टर किया 2 × 3, 2 लगातार संख्याओं के रूप में मैंने तोड़ दिया। अब 2 लगातार संख्याओं के रूप में तोड़ दिया तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अगर बीच में प्लस का निशान है, बीच में किसका निशान है, प्लस का निशान, अगर बीच में प्लस का निशान है तो जो बड़ा वाला फैक्टर है ना वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। लेकिन अगर बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, छोटे वाला हो जाएगा। अब इसका डिटेल सोल्यूशन हम देखेंगे सर्च एंड एनालिसिस के अंदर।
ठीक है। अभी के लिए इतना ही है कि भाई इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके की फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन होगा तो उसको दो लगातार इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन को तोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना होगा, अगर बीच में प्लस का निशान है तो बड़ा वाला आंसर होगा और माइनस का निशान है तो छोटे वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 73 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए। तो भाई 5000 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी, इसको हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन हम इसकी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि 5000 को डिवाइड किया कितने से, 73 से, और जब इसको 73 से डिवाइड किया तो कितनी बार भाई डिवाइड हो जाएगा भाई। अगर मैं इसको 5 बार डिवाइड करता हूँ यानी 6 बार डिवाइड करता हूँ तो हाँ 6 बार अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो देखो 6 कितना हो गया 18। इसको 6 बार डिवाइड कर रहा हूँ, 6 बार भाग दे रहा हूँ, देखो कितना आ रहा है 6 18 और 7 6 42 और 1 43 यानी कितना आ गया 438। 500 में से 438 गया तो कितना बचा 62। आगे जीरो उतार दिया 620। 620 को फिर से 73 से डिवाइड किया तो फिर से 73 से डिवाइड किया तो देखो कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि इस बार तो मैंने कितनी बार डिवाइड किया था इसको 6 बार। 6 से डिवाइड किया 438 आ गया था। अब की बार मुझे इसको करना पड़ेगा 7 से अगर मैं इसको करता हूँ देखो 7 21 और 7 7 49 और 2 51। इस बार इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है। तो 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कि देखो कितनी बार गया 8 24 2 8 7 56 और 2 58 यानी 584। यानी 8 बार डिवाइड किया तो कितना गया 584। तो शेषफल देखो कितना रह गया, शेषफल कितना रहा 16 और 20 कितना रहा 36 रहा, कितना रहा 36 रहा यानी 36। अब अगर मैं इसको 9 बार डिवाइड करता तो ये और आगे चला जाता। ठीक है, और आगे चला जाता तो कितना आगे चला जाता, यही चीज़ हमने इसको देखना है। तो देखो अगर इसको 620 बचा हुआ था, 620 को किससे मैंने डिवाइड किया 73 से, 73 से डिवाइड किया तो कितना आ गया देखो 584 तक ये चला गया, पूरा भाग चला गया 584 तक। अब 584 से कितना बड़ा होना चाहिए कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए भाई। 584 के अंदर अगर मैं 73 और जोड़ देता हूँ, 73 और जोड़ देता हूँ, या मैं ऐसा कहूँ कि 73 में से 36 को घटाता हूँ तो 37 बच गया और 37 इसके अंदर और ऐड कर दूंगा तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो 584 तक तुरंत भाग चला गया पूरा। तो 584 से अगर यह संख्या 73 बड़ी होती तो ये भाग इसका 9 बार पूरा चला जाता। तो इसका मतलब आंसर कितना हुआ 4 और 3 7 8 7 15 8 और 7 15 657 कितना 657। तो भाई 657 620 से कितना बड़ा है 37, कितना बड़ा है 37। तो आंसर क्या हो जाएगा 5000 में 37 जब आप ऐड करोगे 37 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5037। कितना आ जाएगा 5037। तो इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि सबसे पहले 5000 एक संख्या ली, 5000 जब आपने इसकी संख्या ली तो 5000 जब ली तो 5000 को डिवाइड किससे किया आपने 73 से किया, और 5000 को जब आप 73 से डिवाइड कर रहे हो तो पूरा भाग एक बार दिया आपने कितनी बार चला गया, जब पहली बार इसका भाग दिया आपने तो कितनी बार चला गया 6 बार चला गया। 6 बार जब आपने इसका भाग दिया तो कितना बचा शेषफल 62, और 62 तो जीरो उतार लिया, कितनी बार फिर इसको दोबारा से काटा कितने से 73 से जब इसको डिवाइड आपने किया तो 73 से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार भाग जा रहा है 8 टाइम्स भाग जा रहा है। 8 टाइम्स भाग जा रहा है तो कितना आ रहा है 584 आ रहा है। अब 584 आ रहा है तो 584 के बाद में देखो ये शेषफल कितना रह चुका है, शेषफल कितना रह चुका है 620 रह चुका है। देखो ये अंतर कितना आ रहा है 36 का, लेकिन पूरा डिवाइड कब होता है 73 से। तो 73 माइनस 36 मैंने किया, दूसरे तरीके से देख सकते हैं 73 माइनस 36 किया तो कितना आ गया 37। यानी ये संख्या 5000 से 37 अगर एक्स्ट्रा होती तो ये इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाती। 5000 प्लस 37 तो कितना आंसर आएगा 5037। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
0.125 इंटू 0.01 डिवाइड है 0.5 इंटू 0.005। देखो भाई 0.125 इंटू 0.01 डिवाइड किससे करना है 0.5 इंटू 0.005, 3 और 1 4। और यहाँ पर देखो इसको ऊपर वाली संख्या को मैंने 10 की पावर 5 से डिवाइड किया तो नीचे भी संख्या को 10 की पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 की पावर 5 से डिवाइड किया तो ऊपर केवल कितना बच गया 125। और नीचे देखो कितना 10 की पावर 5 से डिवाइड किया तो 5 5 25 और 10 की पावर 1 और शेष रह जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 गुणा 10 कितना 250। 250 तो 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.500। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6735*1 में स्टार का न्यूनतम मान यानी अल्पतम मान क्या होना चाहिए ताकि वह 9 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए भैया 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने के लिए हमको केवल एक ही काम करना पड़ेगा कि 9 से विभाजित होगी कोई संख्या यदि वह संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो इस संख्या के अंदर देखो 9 के अंकों को हटाते जाओ, यहाँ पे कुछ भी रख के नहीं देखना और इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल 9 को हटाओ। देखो इस 6 और 3 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 6 और 3 कितना हो रहा है 9, 9 को हटा दो। 6 और 3 को हटा दिया तो अब कितना बच गया 7 और 5 12, 12 और 1 13। 13 में कितना और जोड़ें कि 9 से विभाजित हो जाए तो 13 और 5 कितना हो गया 18। 18 डिवाइड बाई किया 9 तो कितना हो गया 2 बार पूरी तरह से विभाजित, यानी 8 और 1 9 पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। यानी कितनी संख्या जोड़नी पड़ रही है 5। देखो फिर से जब भी किसी संख्या को 9 से विभाजित करना है इसका मतलब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा और अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो उसमें ऐसे पेयर बना लो उस संख्या के अंदर कि जब भी 9 का पेयर पूरा हो जाए तो उसको हटाते जाओ। तो देखो 6 और 3 9 का पेयर हुआ तो ये मैंने हटा लिया तो अब कितना बच गया 7 5 स्टार और 1। देखो अब तो 9 का पेयर नहीं बन रहा, 9 का पेयर नहीं बन रहा तो बनाओ 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 1 कितना हो गया 13। 13 में कितना जोड़े, 13 में कितना जोड़े कि वो संख्या 9 से विभाजित हो। तो 13 में मैंने क्या किया 13 में मैंने 5 जोड़ दिया तो 13 और 5 कितना हो गया 18। देखो 18 के अंकों का योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित होगी इसका मतलब कितना ऐड करने पे 5 ऐड करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत पूछा है इसने, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। तो भाई जब सम संख्याओं की बात आ रही है तो मैं आपसे केवल एक ही बात सबसे पहले पूछूंगा कि जो हमने नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली पढ़ी थी, देखो जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है ना वो बेहतरीन क्लास का नंबर सिस्टम। हो सकता है आपको तो उसमें थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम लग रही हो कि हल्की फुल्की वॉइस ठीक नहीं आ रही हो, नहीं थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आपको उससे में राइटिंग से रिलेटेड थोड़ा इश्यू हो कि भाई थोड़ा कम समझ में आ रहा है, दिखाई सही से नहीं दे रहा, इतना हो सकता है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि उसके अंदर जितना मटेरियल डाला गया है वो मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है और कम समय के अंदर है। अगर उतना ही मटेरियल आप पढ़ोगे क्लासरूम के अंदर तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो क्लास आपकी लगभग 2 घंटे के आसपास पहुँच जाएगी। यानी 1.5 से 2 घंटे की क्लास पहुँच सकती है। उतना मटेरियल मैंने आपको केवल 25 मिनट में कराया है, कंप्लीट मटेरियल है, उससे बाहर कुछ भी मटेरियल नहीं होगा। यानी सभी कंप्लीट नंबर्स को उसमें मैंने शामिल किया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं उसको एक बार दो बार आप देखो नंबर सिस्टम वाले पार्ट को, उसके अंदर जैसे देखोगे तो कंप्लीट चीज़ें दिमाग में बैठेंगी भैया। ये चीज़ मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ और पूरी तरह से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर सम संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया गया है कि सम संख्या, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ कि सम संख्या पहली सम संख्या कौन सी है, तो सम संख्या तो ऐसे तो भाई नेगेटिव नंबर्स भी सम संख्याओं के अंदर ही शामिल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रथम 10 सम संख्याओं का बोला गया है औसत क्या है, तो कुछ इस क्वेश्चन में हल्का फुल्का सा अंडरस्टैंडिंग यही देखनी होगी कि प्रथम की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे वैसे तो मेंशन करना चाहिए कि भाई कहाँ से आप प्रथम की बात कर रहे हो, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स
भी तो हम ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है, तो ठीक है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले ज़ीरो से ही शुरुआत करेंगे। तो अगर मैं ज़ीरो से शुरुआत कर रहा हूँ तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, क्या ज़ीरो एक सम संख्या है या नहीं। तो अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो वहाँ पर पूरी तरह से समझाया गया है कि ज़ीरो एक सम संख्या है या नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज़ीरो एक सम संख्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था ज़ीरो एक सम पूर्णांक है। क्या है? एक सम पूर्णांक। हाँ, ये ज़रूर पढ़ा था कि हमने ज़ीरो एक नेगेटिव, यानी ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, वो एक अऋणात्मक संख्या होती है, लेकिन एक सम संख्या भी होती है और एक पूर्णांक संख्या भी होती है। तो भाई अगर ये प्रथम 10 सम संख्याओं की बात कर रहा है तो मैं सबसे पहले कौन सी संख्या लूँगा? ज़ीरो। उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहाँ पर देखो प्रत्येक पद में कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। यानी ये क्या बन गई? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। और समानांतर श्रेणी के पदों का योग, समानांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है? सम ऑफ नंबर Sn बराबर n/2 इंटू a+l। तो n/2, n की वैल्यू कितनी हो चुकी है? n की वैल्यू कितनी हो चुकी है? तो n की वैल्यू की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो n की वैल्यू की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो n की वैल्यू कितनी हो रही है? तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो रही है? 10/2 n/2। प्रथम संख्या कितनी है? 0 प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 18। तो देखो भैया, 2 पंजे 10, 18 पंजे 90, और टोटल संख्याएं कितनी है? 10 हैं। तो डिवाइड किया कितने से? 10 से। तो औसत कितना आ गया? 9। औसत कितना आ गया? 9। क्यों? n/2 a+l की वैल्यू कितनी आ चुकी थी? 90 आ चुकी थी। लेकिन औसत निकालना है तो टोटल नंबर्स का भी क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। टोटल नंबर कितने हैं? 10 संख्याएं हैं। तो 10 का मैंने भाग दिया तो कितना आ गया? 9 आ गया। आंसर कितना हो जाएगा? C। लेकिन अगर यहाँ पर आप एक गलती करते हो छोटी सी, और वही कि अगर एक ज़ीरो को सम संख्या नहीं मानते हो तो 2 से शुरुआत करोगे, और 2 से शुरुआत करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा, और वो भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट के ऊपर हम बढ़ते हैं आगे। और अगला सवाल जो हमको दिया गया है कि √2 का सही मान क्या है? √2 का सही मान क्या है? तो √2 का सही मान दर्शाने के लिए हमको ये देखना है भाई। देखो √2 का सही मान होता क्या है एक्चुअल में? तो √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। 1.414 √2 की एक सही वैल्यू होती है, और अगर 1.414 √2 की एक सही वैल्यू होती है तो देखो ये तो कितना हो रहा है? 5 एकम 5 5, यानी 1.4 हो रहा है, लेकिन 1.400 की तरफ आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो ये वैल्यू सेटिस्फेक्शन में नहीं आ रही है। अगर इसकी मैं वैल्यू की बात करूँ तो 9, यानी 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 1.4444 चलता जाएगा। ये वैल्यू भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। 0.1/0.07 की बात अगर मैं करूँ तो देखो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दशमलव में अगर हटाता हूँ यहाँ पर तो इसको 10 की पावर 10 से गुणा करता हूँ तो ऊपर नीचे 10 से गुणा किया तो ऊपर 10 से गुणा किया तो 1 आ गया, नीचे 10 से गुणा किया तो पॉइंट का 7 आ गया। पॉइंट का 7 आ गया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जब 0.7 आ गया तो 0.7 यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो इसका अगर मैं भाग दूंगा तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी? बड़ी वैल्यू ही आएगी इससे। इसका मतलब यहाँ पर भी ये वैल्यू भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो कितना आ गया? 7। अंडर रूट के अंदर कितना आ रहा है? 14। ठीक है ना? अंडर रूट के अंदर कितना आ रहा है? 14। तो अगर अंडर रूट के अंदर 14 आ रहा है तो भैया देखो ये हो गया 7, अंडर रूट के अंदर कितना?
14 और इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट के अंदर 7 इंटू 7 का स्क्वायर। भाई 343 का मतलब 7 का क्यूब होता है, 7 तो 7 का स्क्वायर बाहर जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी है, ऊपर तो हो गई 7√14 और नीचे कितना, ये स्क्वायर है, इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ तो कितना 7 और अंडर रूट 7। देखो 7 से 7 कट गया और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर 14/7 यानी अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2। ऑप्शन डी सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है। 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है। देखो भाई 10 और 40 के बीच अभाज्य पूर्णांक मतलब क्या है, प्राइम इंटीजर्स यानी प्राइम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है आपसे। तो देखो पहली प्राइम संख्या 10 के बाद में कौन सी आएगी, 11, उसके बाद में कौन आएगी 13, उसके बाद में कौन आएगी 17, उसके बाद में कौन आएगी 19, फिर क्या आएगी 23, फिर क्या आएगी 25 तो नहीं है, ना ही 27 है, 29 आएगी, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में 33 तो नहीं आएगी, 35 भी नहीं आएगी, तो कौन आएगी 37, 37 के बाद में 39 तो नहीं आएगी। तो यहाँ तक हैं ये संख्याएं, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है 8। नेक्स्ट 30 से 39 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, और प्राकृत संख्याओं का योग के बारे में हमको पता है कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n/2 इंटू a+l। तो भाई n/2 यानी टोटल 30 से लेकर के 39 तक की संख्या यानी 30 भी शामिल है, और 30 से लेकर 39 तक कितनी संख्या हो गई 10 यानी n/2। तो टोटल नंबर्स की संख्या कितनी है 10 n/2 इंटू a+l। तो पहली संख्या कितनी है a प्लस अंतिम संख्या कितनी है 39। तो देखो ये कितना हो गया 5 इंटू 30, ये कितना हो गया 69। जब 69 ये वैल्यू आप कर रहे हो 5 ने 45, 4 5 6 30 और 4 34, 345। तो ऑप्शन क्या हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग है। तो जब भी पूर्ण वर्ग के बारे में बात करें तो पूर्ण वर्ग के बारे में देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई रखी है कि जब हमने वर्गमूल निकालना सीखा था वहीं पर हमने पूर्ण वर्ग के बारे में कंप्लीट जानकारी ली थी। तो जो मेरे वीडियो डले हुए हैं ना सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हो, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, उसके अंदर भी जो डेसिमल के स्क्वायर रूट हैं उनके बारे में भी हमने सीखा है, डेसिमल के क्यूब रूट हैं उनके बारे में भी हमने सीखा है, क्यूब के बारे में भी हमने सीखा है, ठीक है ना। और जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनका भी वर्गमूल या घनमूल किस तरीके से निकाला गया है, कंप्लीट नॉलेज जो हमने वहाँ पर लिया, कंप्लीट डिस्कशन किया है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग के लिए सबसे पहले जब आपके सामने 4 ऑप्शन हो ना तो भाई इनमें एक ही चीज़ आपने सबसे पहले ध्यान रखनी है कि सबसे लास्ट की जो संख्या है 2 3 7 8 नहीं होनी चाहिए, 2 3 7 और 8 नहीं होनी चाहिए। 2 3 7 8 एक ऐसी संख्याएं होती हैं अगर वो किसी भी संख्या के अंत में आ जाएं तो उस संख्या को पूर्ण वर्ग नहीं बनने देंगी, ठीक है ना। तो इसके अलावा ही सभी संख्याएं, लेकिन हम इसका ऑप्शन देख रहे हैं तो इनके अंदर तो कभी कहीं पर भी 2 3 7 8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं, है या नहीं है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि भैया हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो हो सकती का मतलब तो यही है कि अब हमको इनमें से चेक करना पड़ेगा। अगर जैसे मैं इनमें चेक करता हूँ तो सबसे पहले देखो इनका निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था पिछले क्लास के अंदर, कौन सी के अंदर, जहाँ पर हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि जिस संख्या के अंत में भी 0 या 5 आ जाए ना उसको पहले चेक कर लो, 0 या 5 आ जाए उसको पहले चेक कर लो। देखो भैया इसको चेक करने के लिए मैंने सबसे पहले एक ही चीज़ देखा कि वो निकालना जहाँ पर हमने ट्रिक देखी थी उसी के अनुसार कि अंतिम 2 संख्याओं को अंडरलाइन करूँ। तो मैंने अंतिम 2 संख्याओं को अंडरलाइन कर दिया, अंतिम 2 संख्याओं को अंडरलाइन। तो अंतिम 2 संख्याओं को जब मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे तो कितना 25 को मैंने अंडरलाइन किया। देखो 25 यानी अंतिम अंक कितना है 5 है, तो 5 है तो इसका अंतिम अंक भी कितना ही आएगा 5 ही आएगा, इसका अंतिम अंक भी कितना ही आएगा 5 ही आएगा।
तो इसका अंतिम अंक भी 5 आया। उसके बाद कितना बच गया, 72 बच गया। और 72 अगर बचा हुआ है तो 72 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 64। और 64 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। और अंतिम अंक कितना है, 5 है। इसका मतलब ये इसका जो वर्गमूल निकल के आया वो कितना आया, 85 आया है। कितना आया है, 85 आया। भाई 85 को क्रॉस चेक करने के लिए थोड़ी देर के लिए देखो, वैसे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 85 का अगर मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूँ तो 85 इंटू 85 जब मैंने किया तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 5 5 25 का 5 हासिल कितना, 2, 5 8 40 और 2 42, 8 पंजे 40, 0 4, 8 8 64 और 4 कितना, 68। तो ये कितना, 5 2 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 7, यानी 72 25 ये आंसर हो गया। तो आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। संख्या बोल रही है कि एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एकक व उस संख्या स्वयं को शामिल करते हुए, यानी एक और उस संख्या स्वयं को शामिल करते हुए 180 को कितनी संख्याओं के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। देखो इस तरह की क्वेश्चन में ध्यान रखना एक बार कि यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है कि कितनी संख्याओं से विभाजित हो सकता है, और यहीं पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि उसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर कितने होंगे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ रहा है कि कितनी संख्याओं से विभाजित होगा तो क्वेश्चन अलग हो गया, और आपसे पूछा जाएगा कि उसके इस संख्या के कितने अभाज्य गुणनखंड है तो क्वेश्चन अलग हो गया। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले कितना दिया हुआ है कि एकक व उस संख्या को। तो सबसे पहला संख्या 1 हो गया जो 180 को डिवाइड कर रहा है, दूसरा 2 भी करेगा, तीसरा 3 भी करेगा, फिर उसके बाद 4 भी करेगा इसको, 4 के बाद में 5 भी करेगा, 5 के बाद 6 भी करेगा, 6 के बाद में अगर मैं बात करूँ तो 7 इसको नहीं करेगा, 8 भी इसको नहीं करेगा, 9 इसको डिवाइड कर देगा, 10 भी इसको डिवाइड कर देगा, 12 भी इसको डिवाइड कर देगा, 15 भी इसको डिवाइड कर देगा, 16 नहीं कर पाएगा, 17 नहीं कर पाएगा, 18 इसको डिवाइड कर देगा, उसके बाद 20 भी इसको डिवाइड कर देगा, 20 के बाद में 30, इस 20 के बाद में 30 इसको डिवाइड कर देगा, 30 के बाद में 40 भी इसको डिवाइड करेगा, 40 के बाद में 45 इसको डिवाइड करेगा, 45 भी इसको डिवाइड करेगा, 45 के बाद में 50 तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन 60 इसको डिवाइड कर देगा, और 60 के बाद में जो इस संख्या को डिवाइड करेगी वो 90 रहेगी, और 90 के बाद में 180 रहेगी। इनको गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संख्याएँ ऐसी हैं जो इसको डिवाइड करनी है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देखेंगे तो उसमें भी कुछ इस तरीके से दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से उदाहरण के लिए यानी 37 37 या 63 63 4 अंकों की संख्या बन जाती है, यानी 2 संख्याओं को कंटिन्यू रिपीट कर दिया, ठीक है। और ऐसी संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी, ये चीज़ आपसे पूछा हुआ आंसर। तो बच्चों मेरी बात ध्यान रखना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। एक तो 2 संख्याएं जब कॉन्टिन्यूसली रिपीट करें, या फिर 3 संख्याएं कॉन्टिन्यूसली रिपीट करें। तो जब 2 संख्याएं कॉन्टिन्यूसली रिपीट करें तो वो संख्या हमेशा 101 से डिविजिबल होगी, और जब 3 संख्याएं आपस में रिपीटिंग करें, 3 संख्याएं आपस में रिपीटिंग करें, जैसे अगर मैं बोलूं कि 37 37 तो 2 संख्याएं हो गई तो ये 101 से डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर इसी तरह से आ जाता कि भाई 373, जैसे 373 373, तो ये जो संख्या है ना ये 101001 यानी 1001 से डिवाइड करेगी। तो इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 2 संख्याएं अगर रिपीटिंग कर रही हैं, 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से, ठीक है ना, यानी रिपीटिंग इस तरह से कर रही है तो वो हमेशा किससे 101 से डिविजिबल होगी। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 373 को 101 से डिवाइड किया तो 3 बार गया, 3 बार किया तो कितना बचा, 303। तो 303 इसको 373 में से किया तो कितना बच गया, 70 शेष बच गया भैया। आगे 7 हो गया तो 7 बार डिवाइड किया तो 707, तो ये इससे डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी करोगे तो ऐसा ही होगा। इसका मतलब 2 अंक रिपीट कर रहे हैं तो 101 से डिविजिबल होगा, और 3 अंक रिपीट कर रहे हैं तो 1001 से डिविजिबल होगा। और जो संख्या 1001 से डिविजिबल होगी वो ध्यान रखना 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी, और 13 से भी डिविजिबल क्यों होगी, क्योंकि 7 11 और 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1001 मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए 11 7 कितने होते हैं, 77। अगर 13 से करते हो तो 13 7 कितने हो गए, 91 9, 13 7 91 और 9 100।
तो ध्यान रखना 3 संख्याएं हैं तो वो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 1001 से भी होगी, और 2 संख्या रिपीट करनी तो 101 से डिविजिबल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसी संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है, वह संख्या है। यानी मान लीजिए वो संख्या कितनी थी, x थी, इसके 4 गुने से, किसी संख्या के 4 गुने से कितना कम है, 15 कम है, और वो संख्या कितनी है, 9 है। यानी किसी संख्या के 4 गुने से 15 कम, यानी माइनस का 15 बराबर कितने के है, 9 के है। तो ये कितना हो गया, 4x की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 15 उधर जाएगा प्लस में बन जाएगा, यानी 15 + 9 कितना हो जाएगा, 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा। भाई 3 के पहले 5 गुणज, यानी 3 का पहला गुणज तो कौन सा ही है, 3 ही होगा। उसके बाद 6 होगा, फिर क्या होगा, 9 होगा, फिर क्या होगा, 12 होगा, फिर क्या होगा, 15 होगा। तो 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा, 6 3 9 9 18, 18 12 30 15 45, 45 डिवाइड कितने से करना पड़ेगा भाई साहब, 3 और 2 5 से, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 3 के पहले 5 गुणज का औसत कितना आ रहा है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 4/5 डिवाइड 7/15 का 8/9। देखो भैया ध्यान से, यहाँ पर का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई से तो है, लेकिन ध्यान रखना ये इंग्लिश वाले ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बोर्डमास का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर क्या होगा डिवाइड, फिर क्या होगा मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा एडिशन, और फिर क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड से पहले कौन होगा, ऑफ होगा, और यहाँ पर ऑफ को कौन दर्शा रहा है, का दर्शा रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 4/5, ठीक है ना, भाग में 7/15, और गुणा में कितना है यहाँ पर, सबसे पहले 8/9 को करना पड़ेगा, और 8 7 कितना हो गया यहाँ पर 56, 56 बटा कितना हो गया 135, 56 बटा कितना हो गया, यानी 8 7 56 15 नाम 135, यानी 4/5। और डिवाइड है तो ये संख्या बदल जाएगी, संख्या बदल जाएगी, मल्टीप्लाई में आएगी तो 135 ऊपर आ गया, और डिवाइड में क्या हो गया 56 आ गया, यानी 57 आ गया। अगर 57 यहाँ पर आ गया तो देखो इसको डिवाइड किया, थोड़ा सा इसको हल किया तो कितना, 4 1 4 4 चौक 16, ठीक है। और इसको काट दिया तो कितनी बार कटा, 5 दूनी 10, और 5 7 35, यानी 27 बटा कितना आ गया 14। तो ये क्या लिख सकता हूँ इसको, 14 एकम 14, 1 सही 13/14 इज द राइट आंसर। 1 सही 13, यानी ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये डिवाइड से भी पहले 16 होगा, और इसका मतलब का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी 7/15 गुणा 8/9 पहले करना होगा, उसके बाद में डिवाइड। अगर इसको डिवाइड पहले कर दोगे तो इसका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन का मतलब है कि वो डिवाइड से पहले 16 होगा, का ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है, यदि उनमें 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन से देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन उठाया मैंने 69 के अंदर 9 जोड़ा, 9 जोड़ा तो कितना बना भाई 78 बन गया, और 78 जब बना है तो यहाँ पर इनके अंकों का परिवर्तन नहीं हुआ। तब 78 किया, 78 में 9 जोड़ा तो 87 हुआ, यहाँ पर अंकों का बिल्कुल परिवर्तन हो गया और आपस में संख्या बदल चुकी है, और दोनों का अंकों का योग भी 15। इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझे कैसे, देखो 78 है, 78 के अंकों को मैं अगर चेंज करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा, यानी आगे पीछे करता हूँ तो 87 आ रहा है, और ये 78 के अंदर प्लस का 9 करने से भी कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। यानी जब आप 78 में 9 जोड़ रहे हो तो क्या आ रहा है, 87 आ रहा है। 87 इन दोनों अंकों का क्या आ रहा है, ये
आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, यानी दोनों अंक एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएंगे और दोनों अंकों का योग भी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें एक जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 12, 18, 24, 32 और 40 से ठीक तरह से विभाजित हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। देखो भाई ध्यान रखना है इस बात का, कैसे, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन इस तरह से पहले भी देखा था, और ये क्वेश्चन इस तरह से कि 12 को किस तरीके से आप तोड़ सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद में 18 को कैसे तोड़ सकते हो, 2 गुणा 3 की पावर 2, मैक्सिमम पावर्स को ही तुमको लेना है। उसके बाद 24 को कैसे तोड़ सकते हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 3, भाई 2 की पावर 3 8, 8 24। और उसके बाद 32 को क्या तोड़ सकते हो, 2 की पावर 5। उसके बाद में 40 को कैसे तोड़ सकते हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 5। तो सबसे ज़्यादा 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, और 1 कितना भी है, 5 भी है। तो 2 की पावर 5 कितना आ गया, 32, 32 गुणा 9, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 की पावर 5 कितने को दर्शा रहा है, 32 को दर्शा रहा है, और 32 गुणा 9, 32 गुणा 9 अगर मैं करता हूँ तो 32 गुणा 9 या 32 पंजे कितना हो गया, 160, यानी 32 को 5 से गुणा किया तो 160, 160 गुणा कितना कर दिया, 9 कर दिया। 160 गुणा 9 कर रहा हूँ तो 16 नाम कितना हो गया, 144 हो गया। 144 यानी कितना आ गया, 1440 आ गया। यानी ये सारी संख्याएं हैं ना, ये सारी संख्याओं का, इन सारी संख्याएं किस कौन सी संख्या को विभाजित करेंगी, 1440 को विभाजित करेंगे। लेकिन हमको बताना क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या यदि उसमें एक जोड़ दिया जाए, उसमें कितना जोड़ दिया जाए, 1, तो वह संख्या कौन सी होगी, 1439 ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी। यानी 12, 18, 24, 32 और 40 का मैं लघुत्तम की बात करूँ ना, तो वो एलसीएम कितना आ रहा है, 1440 आ रहा है। लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें एक जोड़ दिया जाए, तो वो 1439 के अंदर अगर आप एक जोड़ देते हैं तो 1440 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1440 मिल रहा है। इसका मतलब 1439 वैसी संख्या होगी जिसमें एक जोड़ने पर इन सभी संख्याओं से विभाजित हो रही है। देखो फिर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और 1440 आंसर टिक नहीं करना है, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ चुका है 1439। तो देखो अभी हमने नंबर सिस्टम के अंदर और सिंप्लीफिकेशन से संबंधित रेलवे एग्ज़ाम के अंदर आए हुए पिछले 20 साल के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया है। अब इसी नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसके अंदर भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो 2 या 3 पार्ट में हम इस कंप्लीट नंबर सिस्टम को समाप्त करेंगे और कंप्लीट नंबर सिस्टम और सरलीकरण और सर्ट्स एंड इंडाइसेस से संबंधित सारे क्वेश्चंस को एक साथ लेंगे, जिससे आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और ये सारे क्वेश्चन आपको एक जगह पर ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरा यही टारगेट है कि पहले उस चैप्टर की थ्योरी को पूरा कराया जाएगा और उसके बाद कंप्लीट पिछले 20 सालों में आए हुए जो रेलवे के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ लाया जाएगा। यानी पहले जिस चैप्टर की थ्योरी होगी उस चैप्टर के बाद में सारे क्वेश्चंस एक साथ लाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।